नमस्कार। वेलकम टू उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेस। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की, और आज हम बात करेंगे कि सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति की। और जब भी हम सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति की बात करते हैं तो इसके संबंध में सर्वप्रथम हमें पृथ्वी की गतियों के संदर्भ में जानकारी होनी चाहिए कि पृथ्वी की गतियों से ही सूर्य के सापेक्ष हम राजस्थान की स्थिति, विश्व के किसी भी स्थान विशेष की स्थिति, या कर्क रेखा या मकर रेखा जिसकी हम लोग बात करते हैं उसकी जो है निश्चित तो होना ही नहीं। कर्क रेखा और मकर रेखा का जो है निर्णय करना कि कौन सी कर्क रेखा होगी, मकर रेखा होगी, तो यह सब जो है स्थितियां जो बनती हैं, जैसे कर्क संक्रांति है, मकर संक्रांति है, शरद विषुव है, बसंत विषुव, जितनी भी हमारी जो है भौगोलिक सूर्य के सापेक्ष जो स्थितियां बनती हैं, जिसके कारण हमारे राजस्थान, भारत या पृथ्वी पर जो भी हमें परिवर्तन दिखाई देते हैं उन परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है सूर्य के सापेक्ष। तो आज हम इस क्लास में सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति की बात करेंगे। और राजस्थान की स्थिति को पढ़ने से पूर्व, सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति को पढ़ने से पूर्व हमें जो है वह पृथ्वी की गतियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और पृथ्वी की गतियों का जो प्रभाव होगा वह हमारे राजस्थान में कहां पर होगा, कैसे होगा, और उसके संबंध में क्या प्रश्न हमें पूछे जाते हैं, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति में पृथ्वी की गतियों के बारे में। जब हम पृथ्वी की गति की बात करते हैं तो देखिए, पृथ्वी की जो है दो प्रकार की गति होती है। एक कहलाती है परिभ्रमण गति, और दूसरी कहलाती है परिक्रमण गति। तो देखिए, पृथ्वी की जब दो गतियां होती है, एक परिभ्रमण गति और एक परिक्रमण गति। पहले हम बात करेंगे परिभ्रमण गति क्या होती है, इसका क्या प्रभाव होता है, और राजस्थान में पृथ्वी की परिभ्रमण गति को लेके कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले परिभ्रमण गति। यह हमारी पृथ्वी है। देखिए, परिभ्रमण गति, कि परिभ्रमण गति क्या होती है। तो देखिए, परिभ्रमण गति को हम घूर्णन गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन, भ्रमण करना, यानी कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है घूमती है या घूर्णन गति है या भ्रमण करती है, उसे हम बोलते हैं परिभ्रमण गति। यानी कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, कि जब पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है, यह पृथ्वी का अक्ष है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो इस गति को हम बोलते हैं परिभ्रमण गति, या इसे ही कहा जाता है घूर्णन गति। यानी कि घूर्णन गति किसे कहते हैं
या परिभ्रमण गति किसे कहते हैं? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। अब प्रश्न आता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर सदैव पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती है। यह इस तरीके से पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती है। तो आपका दो तरह का प्रश्न हो गया कि परिभ्रमण गति किसे कहते हैं या घूर्णन गति किसे कहते हैं। तो परिभ्रमण या घूर्णन गति का मतलब है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। दूसरा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब दिशा में जाती है और इसीलिए हमें जो है सूर्य जो उदय होता हुआ पूरब दिशा में दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी है पश्चिम से किधर जाती है? पूरब की ओर। तो सूर्य पहले पूरब दिशा में जो है उदय होता है और पश्चिम दिशा में हमें अस्त होता हुआ दिखाई देता है। तो इसका सीधा तात्पर्य है कि परिभ्रमण गति पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना या घूर्णन गति के कारण जो प्रभाव होता है वह है दिन रात का बनना। यानी कि परिभ्रमण गति के कारण जो है पृथ्वी पर दिन और रात बनते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी पर दिन रात का बनना पृथ्वी की कौन सी गति के कारण होता है? तो परिभ्रमण गति या घूर्णन गति के कारण होता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती है। और जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब दिशा में घूमेगी तो दिन और रात का बनना होता है और पृथ्वी की घूर्णन गति का एक ही प्रभाव होता है और वह प्रभाव होता है दिन और रात का बनना। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से एक घूर्णन गति का कारण है या घूर्णन गति का एक उदाहरण है, तो वह है दिन रात का बनता है। तो देखिए परिभ्रमण गति के कारण दिन रात बनते हैं, तो इसीलिए इस घूर्णन गति को जो है दैनिक गति भी कहा जाता है। तो परिभ्रमण गति, घूर्णन गति और दैनिक गति तीनों एक ही है और तीनों का सीधा संबंध है पृथ्वी का अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब दिशा में घूमना। और इसका जो है प्रमुख प्रभाव क्या होता है? प्रभाव होता है दिन और रात का बनना, है ना। और दिन और रात का जो बनना है, सूर्य उदय और सूर्य अस्त होना, यह किस पर डिपेंड करता है? यह पृथ्वी की परिभ्रमण गति, घूर्णन गति और दैनिक गति पर निर्भर करता है। अब इसी को हमें राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाता है। राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाता है कि राजस्थान में सूर्य उदय सबसे पहले कहां होगा? राजस्थान में सूर्यास्त सबसे पहले कहां होगा या सूर्य उदय सबसे बाद में कहां होगा? सूर्य उदय सबसे सूर्यास्त सबसे बाद में कहां होगा? और जब राजस्थान में सूर्य दिन में सर्वाधिक लंबवत सूर्य कहां चमकेगा? तो कुछ प्रश्न ऐसे हमें दिन और रात के संबंध में, सूर्य उदय और सूर्यास्त के संबंध में राजस्थान से पूछे जाते हैं। तो हम इसी में बात करते हैं कि राजस्थान के संदर्भ में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सूर्य सूर्य के सापेक्ष ए परिभ्रमण गति और परिभ्रमण गति के कारण क्या बनेंगे? दिन और रात बनेंगे। जब परिभ्रमण का गति के कारण दिन और रात बनते हैं
तो अब यह राजस्थान के संदर्भ में घूर्णन गति का क्या प्रभाव रहेगा? तो दिन और रात का बनना का सीधा संबंध है सूर्य उदय और सूर्यास्त। तो प्रश्न हमें पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्य उदय कहां होगा या सबसे अंत में सूर्य उदय कहां होगा? तो यह जो प्रश्न आते हैं यह सभी पृथ्वी की परिभ्रमण गति, घूर्णन गति या दैनिक गति पर निर्भर करते हैं। और हमने यह कहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करती है। इसका मतलब है कि यदि राजस्थान को पृथ्वी मान लें तो पृथ्वी इस तरीके से पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करेगी, और जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करेगी तो सबसे पहले जो है सूर्य कहां दिखाई देगा? सबसे पहले सूर्य दिखाई देगा जो पूर्व दिशा में होगा। पूर्व दिशा का मतलब है यदि हम राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय किस जिले में होगा? धौलपुर में। धौलपुर में। कि प्रश्न आता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्य उदय होता है तो जो सबसे पूर्व में होगा वहां सूर्य उदय सबसे पहले होगा, और यह सूर्य उदय का होना पृथ्वी की परिभ्रमण गति पर निर्भर करता है। और परिभ्रमण गति में हमने पढ़ा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करती है, तो इसीलिए सूर्य सदैव हमें पूर्व दिशा से उदय होता हुआ दिखाई देता है। तो जो राजस्थान का जिला सबसे पूर्व में होगा वहां सूर्य उदय सबसे पहले दिखाई देगा। तो राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहां होता है? धौलपुर में होता है, और यह कई बार एग्जाम में पूछा गया। जब सबसे पहले सूर्य उदय धौलपुर में होगा तो सबसे अंत में कहां होगा? तो सबसे अंत में जो है सूर्य उदय होगा जैसलमेर में। जो सबसे अंत में कहां होगा? जैसलमेर में। यानी कि सबसे पहले सूर्य उदय होता है धौलपुर में और सबसे अंत में होता है जैसलमेर में। क्लियर? और यदि जहां सूर्य उदय पहले होगा वहां सूर्य अस्त भी क्या होगा? पहले होगा। तो प्रश्न आता है राजस्थान में सबसे पहले सूर्य अस्त कहां होगा? तो सबसे पहले सूर्यास्त भी कहां होगा? धौलपुर में। और सबसे बाद में सूर्यास्त कहां होगा? तो सबसे बाद में सूर्यास्त होगा जैसलमेर में। कि सूर्य के सापेक्ष यदि बात करें तो यहीं कि राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय ऑब्लिक सूर्यास्त तो कहां होगा? धौलपुर में। कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय या सूर्यास्त किस जिले में होता है? धौलपुर में। अब पर्टिकुलर कई बार स्थान पूछ लेते हैं कि किस स्थान पर होगा, तो यह जो स्थान है कि राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु है वह है सिलाना। यदि स्थान पूछा जाता है तो सिलाना, डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो धौलपुर। और यह कई बार पूछा गया है कि राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्य उदय या सूर्यास्त होता है सिलाना, धौलपुर में, क्योंकि सिलाना राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु है। यह हम लोगों ने जब अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति की पढ़ी थी, राजस्थान की अवस्थिति को जब हम पढ़ रहे थे तो उस समय हमने पढ़ा था कि राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु है वह है सिलाना, धौलपुर में। और सबसे पूर्व में होने के कारण सूर्य उदय सबसे पहले राजस्थान में दिखाई देता है सिलाना, डिस्ट्रिक्ट धौलपुर। और यही प्रश्न आता है कि राजस्थान में सबसे अंत में, राजस्थान में सबसे अंत में सूर्योदय या सूर्यास्त
कि राजस्थान में सबसे अंत में सूर्य उदय और सूर्यास्त कहां होगा? जैसलमेर में। डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो जैसलमेर, और यदि स्थान पूछा जाता है तो स्थान हम लोगों ने पढ़ा था कटरा, क्योंकि कटरा राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु है और पश्चिमी बिंदु होने के कारण इस क्षेत्र में सबसे अंत में सूर्य उदय भी होगा, क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब दिशा में जाती है तो सबसे पहले पूरब में दिखाई देगा, तो सबसे अंत में कहां दिखाई देगा? पश्चिम में। तो डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे अंत में सूर्य उदय कहां होता है? तो जैसलमेर में। या पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे अंत में सूर्यास्त कहां होता है? डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो जैसलमेर, और यदि स्थान पूछा जाता है तो कौन सा होगा? कटरा होगा, जहां सबसे अंत में जो है सूर्य उदय और सूर्यास्त होता है। तो इसीलिए यहां से दो प्रश्न एक है, और सूर्य अस्त और सूर्य उदय दोनों ही पृथ्वी की घूर्णन गति, परिभ्रमण गति या दैनिक गति पर निर्भर करते हैं। तो आपसे प्रश्न यही बनता है कि सूर्य के सापेक्ष जब हम पृथ्वी की गतियां पढ़ते हैं तो एक तो पढ़ते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति। अब आता है कि घूर्णन गति को लेकर कुछ और कॉन्सेप्ट हमसे पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम जब अपने अक्ष पर घूमती है तो यहां इसकी गति क्या होती है? इसका किस गति से यहां अपने अक्ष पर घूमती है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर जो गति होती है वह है 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की जो गति होती है वह होती है 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब दिशा में क्या करती है? गति करती है, और इसी कारण दिन और रात बनते हैं। तो प्रश्न यह आता है कि दिन और रात की अवधि जो है राजस्थान में कितनी होती है? तो हम पढ़ते हैं 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। तो राजस्थान में जो है दैनिक गति या दिन और रात की अवधि होती है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। यह भी कई बार पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के दिन और रात की अवधि क्या होती है, या पृथ्वी जो है कितने समय में एक अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब दिशा में 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है, और एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसे हम दैनिक गति, घूर्णन गति या परिभ्रमण गति कहते हैं। और इसी के कारण जो है पृथ्वी पर दिन और रात जो है वह बनते हैं। अब दिन और रात की अवधि में परिवर्तन जो होता है उसके लिए घूर्णन गति जो है उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि में जो परिवर्तन होता है वह होता है मौसम के अनुसार, कि गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती है, जबकि सर्दियों में दिन छोटे और रातें बड़ी होती है। तो दिन और रात की अवधि का जो परिवर्तन होता है वह पृथ्वी की घूर्णन गति पर निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी की घूर्णन गति पर केवल एक ही कॉन्सेप्ट निर्भर करता है, या पृथ्वी की घूर्णन गति का एक ही प्रमुख प्रभाव है, वह है दिन और रात का बनना। और दिन और रात की अवधि कितनी मानी गई है? कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब दिशा में 1670 किलोमीटर की गति से एक चक्कर पूरा करने में जो है समय लगता है, और वह समय लगता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, जिसे हम कई बार कहते हैं कि 24 घंटे। अब देखिए 23 घंटे और 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड और 24 घंटे का जो यह है, यह आता है कि जब हम पृथ्वी का किसी नक्षत्र के सापेक्ष निकालते हैं तो समय लगता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। और जब हम इसे सूर्य के सापेक्ष पढ़ते हैं कि सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी को अपने अक्ष पर जो है एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा है, तो 24 घंटे लगते हैं, जिसे हम सौर दिवस की संज्ञा देते हैं। तो यह फिजिकल ज्योग्राफी का भाग है। लेकिन पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण राजस्थान के संदर्भ में प्रश्न तो दो बनते हैं
कि एक तो सूर्य उदय, कि सबसे अंत में सूर्य उदय और सूर्यास्त कहां होगा, और सबसे पहले सूर्य उदय और सूर्यास्त कहां होगा। एक तो डिस्ट्रिक्ट पूछा जा सकता है और एक स्थान। इसमें भी आपको डिस्ट्रिक्ट पूछा जा सकता है कि सबसे अंत में सूर्यास्त किस जिले में होता है, या सबसे अंत में सूर्यास्त किस स्थान पर होता है। तो स्थान पूछा जाए तो कटरा, जहां सबसे अंत में होता है सूर्य उदय और सूर्यास्त, और दूसरा है सिलाना, जहां सबसे पहले सूर्य उदय और सूर्यास्त होता है। तो ये थी पृथ्वी की परिभ्रमण गति का। अब देखिए, अब एक और प्रश्न आता है, या तो है सूर्य उदय और सूर्यास्त का समय का, लेकिन कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान में दिन में सूर्य सर्वाधिक लंबवत चमकता है। तो यहां से भी हमारे प्रश्न बनते हैं कि यदि दिन में 12 बजे जब सूर्य सर्वाधिक लंबवत कहां चमकेगा, तो सुबह तो यहां चमकेगा, यहां सूर्य उदय का समय, यहां सूर्यास्त का समय, यानी कि इस तरीके से पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में जो है गति करती है। तो ऐसा लगता है कि सूरज पूरब से किधर आ रहा है, पश्चिम में, जबकि वास्तव में यह गति किसकी होती है, पृथ्वी की होती है। पश्चिम से पूर्व दिशा में अपने अक्ष पर घूमती है, और जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन में 12 बजे जो सूर्य की सबसे लंबवत स्थिति होती है वह किस जिले में होती है, जोधपुर में होती है। तो यहां प्रश्न, यहां से जो प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे लिए बनता है कि राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा की जो है उपलब्धता वाला या सर्वाधिक सौर ऊर्जा की संभावना वाला जिला कौन सा है। तो देखिए, दिन में 12 बजे सूर्य एकदम सीधा चमकता है, और जब दिन में 12 बजे सूर्य एकदम सीधा चमकेगा तो सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा मिलेगा, और जब सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा मिलेगा तो सौर ऊर्जा उत्पादन की भी संभावना सबसे ज्यादा होगी। इसीलिए यहां से हमारा एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, वह प्रश्न बनता है कि राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन वाला जिला कौन सा है। राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन कहां संभव है, जोधपुर में। और इसीलिए आपने देखा होगा कि राजस्थान में जो सबसे पहला सोलर प्लांट है वह जोधपुर के मथानिया में लगाया गया। राजस्थान का पहला सोलर पार्क आपने पढ़ा होगा, बड़ला या भड़ला फलोदी, वह भी कहां लगाया गया है, जोधपुर में। और यह इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि भारत सरकार द्वारा जो है भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना जिसका नाम है रीवा सौर ऊर्जा परियोजना की अभी जो है शुभारंभ किया है। तो कहीं ना कहीं हमारा प्रश्न सौर ऊर्जा को लेकर बनता है। तो सौर ऊर्जा को लेकर पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा की संभावना वाला जिला कौन सा है, जोधपुर है। क्यों है, क्योंकि दोपहर को 12 बजे जो है सूर्य की जो है लंबवत स्थिति किस जिले में रहती है, जोधपुर में रहती है। इसलिए सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना ज्यादा है क्योंकि सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा यहां से मिलता है। अब देखिए 12 बजे के बाद में जैसे जैसे सूर्य की स्थिति किधर होती जाएगी, पश्चिम में होती जाएगी, तो सौर ऊर्जा का उत्पादन जोधपुर से लगाकर इस क्षेत्र में ज्यादा होता जाएगा। यहां पर सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना क्या होगी,
ज्यादा होगी, क्योंकि 12 बजे सूर्य की स्थिति एकदम लंबवत रहती है, लेकिन 12 बजे से लगाकर यदि हम बात करें 3 बजे के मध्य की, तो इस समय जो है सूर्य का प्रकाश ज्यादा मिलता है, कि सूर्य का प्रकाश भी मिलता है और पृथ्वी भी क्या होती, गर्म होती है और पार्थिव विकिरण निकलते, जिसके कारण जो है सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता जो है बढ़ जाती है। और इसीलिए जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, यहां जोधपुर, यहां जैसलमेर और यहां बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में सर्वाधिक सौर ऊर्जा की जो है क्या है, उत्पादन की संभावना है। और इसीलिए जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर को जो है सौर ऊर्जा हब के रूप में, यानी सौर ऊर्जा हब के रूप में का मतलब है कि सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करने के लिए जो है इस क्षेत्र को जो है चुना गया है, और जिसे स्पेशली नाम दिया जाता है SEEZ, SEEZ, जिसको हम बोलते हैं सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन। तो हमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक तो सीज, राजस्थान में सीज की स्थापना कहां की जा रही है, तो राजस्थान में सीज की स्थापना जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में की जा रही है, इन तीनों जिलों में। और इसीलिए इन तीनों जिलों को जो है सौर ऊर्जा त्रिभुज के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सौर ऊर्जा त्रिभुज में कौन कौन से जिले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। अब इन तीनों में यदि कंपेयर करें तो सर्वाधिक सौर ऊर्जा की संभावना कहां होगी, जोधपुर में होगी। तो यहां से एक तो प्रश्न बन सकता है कि सौर ऊर्जा त्रिभुज से संबंधित जिले कौन कौन से हैं, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। दूसरा पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सौर ऊर्जा हब के रूप में विकास किया जा रहा है, तो राजस्थान में सौर ऊर्जा हब के रूप में किसका विकास किया जा रहा है, सीज, SEEZ, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन। अब इसकी स्थापना किसके द्वारा की जा रही है, इसकी स्थापना की जा रही है अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा। अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा जो है सीज की स्थापना की जा रही है। और कई बार हमें भौतिक प्रदेशों में जब पढ़ते हैं तब भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा की संभावना वाला क्षेत्र कौन सा है, तो सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना वाला क्षेत्र है पश्चिमी राजस्थान, जिसमें मुख्य रूप से जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर आते हैं। तो यहां से जितने भी प्रश्न सूर्य के सापेक्ष स्थिति में पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण बनेंगे, उनका सीधा संबंध होगा किससे, सौर ऊर्जा से, कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में है, तो पश्चिमी राजस्थान। कौन कौन से जिलों में है, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में। सर्वाधिक कहां पर है, जोधपुर में। और इसीलिए राजस्थान के जितने भी सौर ऊर्जा प्लांट, इन राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया मथानिया में, राजस्थान का पहला सोलर पार्क की जो स्थापना की गई है वह भी कहां की गई है, भड़ला, फलोदी, जोधपुर में की गई है। तो इसलिए यहां से प्रश्न सूर्य के सापेक्ष स्थिति में सौर ऊर्जा को लेकर पूछे जा सकते हैं। सीज को लेकर पूछा जा सकता है कि सीज का पूरा नाम क्या है, तो सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की जा रही है, अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा की जा रही है। और हो सके तो आपसे अक्षय ऊर्जा निगम भी पूछ लेगा, क्योंकि सौर ऊर्जा जो है एक गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। कैसा संसाधन है, गैर परंपरागत। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत हम किसकी बात करते हैं, सौर ऊर्जा की। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के विकास की शीर्ष संस्था कौन सी है, तो राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के विकास की शीर्ष संस्था है अक्षय ऊर्जा निगम। और यह इसका उद्देश्य है कि गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का विकास और उसका संरक्षण करना, उसको बढ़ावा देना।
तो यहां से अक्षय ऊर्जा निगम हमारा प्रश्न बन सकता है। सीज के बारे में पूछा जा सकता है कि सीज का पूरा नाम क्या है, सीज की स्थापना किसके द्वारा की जा रही है और सीज का स्थापना कहां की जा रही है, तो 3 जिले। फिर आता है कि राजस्थान में सौर ऊर्जा त्रिभुज में कौन कौन से जिले शामिल है और राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा की संभावना वाला जिला कौन सा है, तो जोधपुर है। या पूछा जा सकता है कि राजस्थान में दिन में सूर्य सर्वाधिक सीधा चमकता है या लंबवत चमकता है, तो कहां चमकता है, जोधपुर में। और इसीलिए हम जोधपुर को जो है सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं। कई बार हम पढ़ते हैं कि सूर्य नगरी किसे कहते हैं, जोधपुर को कहते हैं। स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं, जैसलमेर को कहते हैं। तो सूर्य नगरी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर जोधपुर में दिन में सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश किसको मिलता है, जोधपुर को मिलता है। जबकि हमने अक्षांश और देशांतरीय विस्तार में हमने पढ़ा था कि नागौर जो है मध्यवर्ती जिला है, लेकिन सूर्य का प्रकाश जोधपुर को क्यों मिलता है, इसके पीछे रीजन है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण जो है नागौर जो क्षेत्र है वह आगे रह जाता है और 12 बजे जो है एकदम मध्यवर्ती भाग में जोधपुर रहता है और उस समय जो है सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा किसको मिलता है, जोधपुर को मिलता है। तो यहां जो पॉइंट्स हैं पृथ्वी की घूर्णन गति को लेके राजस्थान के संदर्भ में, एक तो सूर्य उदय पता होना चाहिए कि सबसे पहले सूर्य उदय और सूर्यास्त कहां होगा। तो देखिए जहां सूर्य उदय पहले होगा वहीं सूर्यास्त पहले होगा। यदि आपसे स्थान पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्य उदय या सूर्य अस्त होता है, स्थान पूछा जाता है तो सिलाना, धौलपुर, सिलाना, और डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो धौलपुर। यही प्रश्न आता है कि राजस्थान में सबसे अंत में सूर्य उदय या सूर्यास्त होगा तो जो सबसे पश्चिम में होगा। स्थान पूछा जाता है तो कटरा, डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो जैसलमेर। और यही पूछा जाता है कि दिन में या दोपहर में सूर्य सर्वाधिक सीधा या लंबवत चमकता है तो कहां चमकता है, जोधपुर में चमकता है। तो ये थी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण राजस्थान की, सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की क्या स्थिति रहती है। अब दूसरी होती है गति, हमने कहा है कि घूर्णन गति के साथ दूसरी गति होती है परिक्रमण गति, और परिक्रमण गति को लेके भी हमारे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए दूसरी पृथ्वी की जो गति है वह है पृथ्वी की परिक्रमण गति। सबसे पहले तो पृथ्वी की परिक्रमण गति क्या होती है। परिक्रमण का मतलब होता है परिक्रमा करना। किसकी परिक्रमा करना, सूर्य की, यानी कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर पश्चिम से पूरब दिशा में गति करना या परिक्रमा करना। कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करती है पश्चिम से पूरब दिशा में, तो उस एक गति को हम क्या बोलते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या करती है, परिक्रमा करती है। क्लियर हो गया। अब दूसरा प्रश्न आता है कि पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो उसकी क्या दिशा होती है, तो उसकी दिशा होती है पश्चिम से पूर्व दिशा में। पश्चिम से पूर्व दिशा में जो है घूर्णन गति भी पश्चिम से पूरब में करती है और परिक्रमण गति भी पश्चिम से
पूरब दिशा में। तीसरा आता है कि यह किस वेग से करती है, यानी कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसकी गति क्या होती है, तो उसकी गति होती है 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा। 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगाती है। और पृथ्वी को जो है एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का क्या लगता है, समय लगता है। यानी कि पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है। और 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 जो सेकंड है, इसको हम बोलते हैं एक वर्ष। इसीलिए परिक्रमण गति को जो है वार्षिक गति भी कहा जाता है, वार्षिक गति कहते हैं, क्योंकि परिक्रमण गति के कारण जो है 365 दिन का एक क्या होता है, वर्ष होता है। एक वर्ष का जो है पूरा निर्माण होता है, यानी एक वर्ष बनता है। और एक वर्ष बनने के कारण इस गति को क्या कहा जाता है, वार्षिक गति। इसलिए परिक्रमण गति और वार्षिक गति दोनों एक ही है। इसके कारण क्या होता है, वर्ष बनते हैं। और एक वर्ष कितना होता है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का होता है, जिसको हम राउंड फिगर में बात करते हैं। 365 दिन का एक वर्ष होता है, लेकिन हर 4 साल बाद, प्रत्येक 4 वर्ष बाद एक वर्ष ऐसा आता है जो कि 366 दिन का होता है, जिसे हम लीप वर्ष की संज्ञा देते हैं। और लीप वर्ष में आपने देखा होगा कि जो फरवरी माह जो है वह 29 दिन का होता है। सामान्य वर्ष में जो है फरवरी हमारा 28 दिन का होता है। और जब 28 दिन का होता है तो उस समय वर्ष की अवधि होती है 365 दिन। और जब 29 दिन की जो फरवरी होती है तो उस समय वर्ष की अवधि होती है 366 दिन, जो कि प्रत्येक 4 वर्ष बाद जो आता है, जिसे हम लीप वर्ष की क्या देते हैं, संज्ञा देते हैं। हम संख्यात्मक कहते हैं ना, संख्यात्मक बात नहीं करें, हम ये बात करें कि पृथ्वी के सूर्य के चारों दीर्घ वृत्ताकार पथ पर जब गति करती है तो उसके कारण क्या बनते हैं, वर्ष बनते हैं। और वर्ष बनने के कारण इसे क्या कहा जाता है, वार्षिक गति का। अब प्रश्न आता है कि वार्षिक गति का जो है राजस्थान की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, वार्षिक गति का राजस्थान की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, वार्षिक गति के कारण राजस्थान में कुछ विशेष स्थितियां का निर्माण होगा। और उन स्थितियों को पृथ्वी के सापेक्ष भी पूछा जा सकता है और राजस्थान के सापेक्ष भी, या राजस्थान के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है। तो वो पहले स्थितियां कौन सी बनती है, कब कब बनेगी और उसका क्या प्रभाव रहेगा, वह भी हमसे पूछा जाता है। तो हम उनकी भी बात करते हैं कि वह स्थितियां कौन सी होगी। देखिए, यह है सूर्य, यह है सूर्य, और यह है पृथ्वी। यह सूर्य और यह पृथ्वी। सबसे पहले तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो है औसत दूरी कितनी है, यानी एवरेज दूरी कितनी मानी गई है, यानी औसत दूरी जो मानी गई है वह 14.96 करोड़ किलोमीटर। यानी कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो औसत दूरी है वह है
14.96 करोड़ किलोमीटर। यह सूर्य और पृथ्वी के मध्य औसत दूरी है। लेकिन जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक पथ, जिसे हम बोलते हैं दीर्घ वृत्ताकार पथ, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो हर समय जो है दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर नहीं होती है, इसमें कुछ कमी होती है तो कभी इसमें वृद्धि होती है। तो देखिए, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो दो स्थितियां बनती हैं। सबसे पहली स्थिति बनती है कि जब पृथ्वी गति करती हुई दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करती हुई सूर्य के सर्वाधिक निकट आती है। कहां आती है? सूर्य के सर्वाधिक निकट आती है। तो इस स्थिति को कहा जाता है उपसौर, पेरिहेलियन। इसे कहा जाता है उपसौर या पेरिहेलियन। उपसौर या पेरिहेलियन का मतलब है कि पृथ्वी का सूर्य के सर्वाधिक निकट स्थिति, और यह स्थिति जो होती है, यह होती है 3 जनवरी को। यानी कि 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूर्य के सर्वाधिक निकट रहती है। जबकि हमने कहा है कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी कितनी होती है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। लेकिन जब उपसौर की स्थिति होती है तो उस समय पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी होती है 14.75 करोड़ किलोमीटर। यानी कि उपसौर। तो अब प्रश्न आता है उपसौर क्या है? तो उपसौर का मतलब है सूर्य का पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थिति, या पृथ्वी की सूर्य के सर्वाधिक निकट स्थिति कि पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होगी, उस स्थिति को हम क्या बोलेंगे? उपसौर, या कहा जाता है पेरिहेलियन। अब यह स्थिति कब बनती है? तो यह स्थिति बनती है 3 जनवरी को, और उस समय सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी कितनी होती है? 14.75 करोड़ किलोमीटर। जबकि औसत दूरी कितनी होती है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। क्लियर? अब दूसरी एक और स्थिति बनती है कि जब वह दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करती हुई इस क्षेत्र में आएगी, यहां पर आती है गति करती हुई इस तरीके से, तो यह सूर्य से सर्वाधिक दूरी, यानी सबसे दूर की स्थिति होती है, और इस स्थिति को कहा जाता है अपसौर या अपहेलियन। अपसौर या अपहेलियन। और यह स्थिति कब बनती है? 4 जुलाई को। यानी कि 4 जुलाई को जो है पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर होती है, सर्वाधिक दूरस्थ स्थिति होती है, वह होती है 4 जुलाई, यानी अपसौर या अपहेलियन की स्थिति में, और सबसे निकट होगी वह क्या होगी? उपसौर। अब सूर्य से सर्वाधिक जब होगी तो उस समय पृथ्वी और सूर्य के मध्य कितनी जो है दूरी होगी? तो वह होगी 15.26 करोड़ किलोमीटर। 15.
0.26 करोड़ किलोमीटर। यहां अपसौर की स्थिति होगी, यहां उपसौर की स्थिति होगी, और यहां पृथ्वी और सूर्य की क्या है, औसत दूरी होती है। अब हमारे यहां से एक प्रश्न बनता है, प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट है। 4 स्थिति लिख देगा कि पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट है, तो वह कौन सी होगी, पेरिहेलियन। पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक दूर स्थित होगी, तो कब होगी, उपसौर या अपहेलियन की स्थिति में। डेट पूछा जाए तो यहां होगी 4 जुलाई को, जबकि उपसौर कब होता है, 3 जनवरी को। यानी कि 3 जनवरी को जो है पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट रहती है, और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक क्या रहती है, दूर रहती है। और यह दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं पृथ्वी की गति के अंतर्गत सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सूर्य सर्वाधिक निकट कब होगा, तो राजस्थान में सूर्य यानी पृथ्वी पर सर्वाधिक निकट कब होता है, 3 जनवरी को। इसलिए राजस्थान में भी सूर्य सर्वाधिक निकट कब होता है, 3 जनवरी को, या उपसौर की स्थिति में या पेरिहेलियन की स्थिति में। और सबसे दूर कब होगा, तो अपसौर की स्थिति, अपहेलियन की स्थिति, यानी कि 4 जुलाई को। और कई एग्जामों में तो डायरेक्ट पूछा जाता है कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी कितनी है, तो औसत दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर। दूसरा है कि उपसौर की स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी होगी औसत से कम या औसत से अधिक। तो देखिए उपसौर की स्थिति में जो है पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी जो उसकी औसत दूरी से क्या होती है, कम होती है, यानी कि क्या रहता है, निकट रहता है। आंकड़े नहीं पूछ के आंकड़ों को प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है कि उपसौर की स्थिति के संबंध में सही कथन होगा कि सूर्य की औसत दूरी के से अधिक होगी, सूर्य की और पृथ्वी की औसत दूरी के बराबर होगी, सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी से अधिक होगी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह ध्यान रखना है, उपसौर की स्थिति में जो है सूर्य और पृथ्वी के मध्य की जो दूरी है वहां पृथ्वी और सूर्य की जो औसत दूरी है उससे क्या होती है, कम होती है। जबकि उपसौर की स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी से क्या होती है, ज्यादा होती है। और आंकड़े पूछे जाते हैं तो कितनी होती है, उपसौर के अंतर्गत होगी 15.26 करोड़ किलोमीटर, और उपसौर की स्थिति में होगी 14.75 करोड़ किलोमीटर। अब कई बार इसको मिलियन में भी लिखा जाता है, तो जब हम मिलियन में बात करते हैं तो सामान्य याद रखना इसको लिखा जाता है मिलियन में 9.6 मिलियन किलोमीटर। इसको लिखा जाएगा 1.75 मिलियन किलोमीटर, और इसको लिखा जाएगा 152.6 मिलियन किलोमीटर। वह आपसे मिलियन में भी पूछ सकता है और वह आपसे करोड़ किलोमीटर में भी पूछ सकता है। तो दोनों ही आंकड़े हमें क्लियर होने चाहिए। एक तो यह 2 स्थितियां बनती है। अब हमारा यहां से एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वह बनता है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करती है। हम कहते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करती है। तो इसका क्या कारण है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है, यानी दिन रात भी बनते हैं, और सूर्य के चारों ओर गति भी करती है। यह भी कई बार हमें पूछा जाता है। तो देखिए यह सूर्य और
यह पृथ्वी। इस स्थिति में बात करें कि यह जो है भूमध्य रेखा सूर्य, यह कक्षा, और यह जो है लंबवत रेखा है यह है अक्ष। यह कक्षा, पृथ्वी की कक्षा, और यह है पृथ्वी का अक्ष। और अक्ष की बात हमने पढ़ी थी, अक्ष यानी कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है और दोनों ध्रुवों को, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अक्ष कहते हैं। और अक्ष का जो अंश होता है वह कहलाता है अक्षांश। तो यही चीज है कि सूर्य और पृथ्वी कि हम कहते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर क्या करती है? गति करती है। नहीं, अपने अक्ष पर भी घूमती है, घूर्णन गति भी करती है और परिक्रमण गति भी करती है। तो ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर भी क्या करती है? गति करती है या परिक्रमण गति करती है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष से 23.5 डिग्री क्या हुई है? झुकी हुई है। 23.5 डिग्री पृथ्वी का अपने अक्ष से 23.5 डिग्री क्या है? झुकाव है। किस दिशा में झुकाव है? पूर्व दिशा में। यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री पूर्व की ओर क्या है? झुकी हुई है। और पूर्व की ओर झुकी हुई होने के कारण जब वह अपने अक्ष पर घूमती है, साथ ही साथ वह जो है सूर्य के चारों ओर भी जो है दीर्घ वृत्ताकार पथ पर क्या करती है? गति करती है। तो प्रश्न यही पूछा जाता है कि परिक्रमण गति का उत्तरदायी कारण कौन सा है? तो जो है परिक्रमण गति का जो उत्तरदायी कारण है वह कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष से 23.5 डिग्री क्या है? झुकाव। और पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री पूर्व की ओर झुकी हुई है, इस कारण वह अपने अक्ष पर भी घूमती है और साथ ही साथ पश्चिम से पूर्व दिशा में जो है सूर्य के चारों ओर भी क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। इसका मतलब वार्षिक गति या परिक्रमण गति का उत्तरदायी कारण कौन सा हो गया? पृथ्वी का अपने अक्ष से 23.5 डिग्री का झुकाव या अक्षीय झुकाव। इसको एक शब्द में पूछा जाता है तो यह पूछा जाता है कि पृथ्वी की परिक्रमण गति के लिए उत्तरदायी कारण कौन सा है? तो उसका अक्षीय झुकाव, यानी अक्ष से 23.5 डिग्री का पूर्व की ओर झुकाव के कारण ही पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है और साथ ही साथ सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। और जब वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो वह एक वृत्ताकार पथ पर नहीं लगाती है, जबकि वह एक दीर्घ वृत्ताकार इलिप्स दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमण गति करती है। तो यहां से हमारे दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या तो पूछा जा सकता है परिक्रमण गति क्या होती है? परिक्रमण गति का मतलब है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करना। दूसरा पूछा जा सकता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो है परिक्रमा करती है, किस पथ पर गति करती है? वृत्ताकार पथ, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करती है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर जो है परिक्रमण गति करती है, इसका उत्तरदायी कारण कौन सा है? तो इसका उत्तरदायी कारण है पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। अक्षीय झुकाव। और अक्षीय झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री पूर्व दिशा में, यानी 23.5 डिग्री पृथ्वी पूर्व की ओर झुकी हुई है। क्लियर हो गया? अब हम इससे आगे कि जब पृथ्वी अपने अक्ष से झुकी हुई है और सूर्य के चारों ओर जब वह दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसके कारण भी कुछ स्थितियां बनती है जिसे हम मकर संक्रांति, कर्क संक्रांति,
बसंत विषु और मार्च शरद विषु के रूप में हमें एग्जाम में पूछा जाता है। और यह प्रश्न राजस्थान के संदर्भ में भी पूछे जा सकते हैं कि कर्क संक्रांति के समय जब होगी तो राजस्थान में क्या प्रभाव होगा, या मकर संक्रांति होगी तो राजस्थान में क्या प्रभाव होगा। अब देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं कि पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण यह सब कुछ हो रहा है, तो हमारा प्रश्न कुछ और बनते हैं कि परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी पर ऐसे कौन से प्रभाव होंगे, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि घूर्णन गति के कारण जो है पृथ्वी पर दिन और रात बनते हैं। तो परिक्रमण गति के कारण जो है पृथ्वी पर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, कौन कौन सी क्रियाएं होती है, या कौन कौन से प्रभाव होते हैं। तो देखिए, कुछ यहां से प्रश्न बनते हैं, उसकी बात करें कि परिक्रमण गति जब होगी तो इसके कारण सबसे पहला क्या कारण है, वर्ष का बनना। वर्ष का बनना कि जो हमारा एक वर्ष होता है 12 महीने का या 365 दिन का, यह किस पर निर्भर करता है, परिक्रमण गति पर निर्भर करता है, यानी कि वर्ष का बनना। इस कारण ही परिक्रमण गति को हम क्या बोलते हैं, वार्षिक गति। क्या कहते हैं, वार्षिक गति कहते। दूसरा, ऋतु परिवर्तन। जो मौसम परिवर्तन या ऋतु परिवर्तन होता है, यह भी किस पर निर्भर करता है, परिक्रमण गति पर निर्भर करता है। तीसरा, दिन रात की अवधि में परिवर्तन। दिन और रात की अवधि में जो परिवर्तन होता है कि सर्दियों में दिन छोटे रातें बड़ी होती है, गर्मियों में दिन बड़े और रातें छोटी होती है। तो यह जो दिन और रात की अवधि में जो परिवर्तन आ रहा है, यह परिवर्तन का उत्तरदायी कारण कौन सा है, परिक्रमण गति। इसी तरह से मकर रेखा और कर्क रेखा का निर्धारण। मकर और कर्क रेखा का निर्धारण भी किसके कारण होता है, परिक्रमण गति के कारण होता है। और इसका एक और है, कटिबंधों का जो है निर्धारण, कि यह उष्ण कटिबंध है, यह शीतोष्ण कटिबंध है या शीत कटिबंध है, यानी कि कटिबंधों का जो निर्धारण होता है, कटिबंधों का निर्धारण भी किस पर डिपेंड करता है, परिक्रमण गति पर डिपेंड करता है। क्योंकि कटिबंध किसे कहते हैं, हमने पढ़ा था कि दो अक्षांशों के मध्य की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, कटिबंध। और जब कटिबंध अधिक होते हैं तो सूर्य के तापमान पर उस पर डिपेंड करता है कि जहां सूर्य सीधा चमकता है, जिन अक्षांशों के मध्य सूर्य सीधा चमकता है, उस क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंध की हम क्या देते हैं, संज्ञा देते हैं। तो कटिबंधों का निर्धारण भी जो ये किससे होता है, पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होता है। और इसके कारण एक और जो प्रभाव होता है वह होता है कि ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने जो रात होती है, इसका भी कारण क्या है, पृथ्वी की परिक्रमण गति है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ध्रुवों पर 6 महीना दिन और 6 महीने रात होती है, इसका उत्तरदायी कारण कौन सा है। क्योंकि दिन और रात की अवधि में परिवर्तन है कि 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। इसका मतलब है कि दिन और रात की अवधि में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। क्योंकि भूमध्य रेखा पर जब हम पढ़ते हैं तो दिन और रात की अवधि लगभग क्या होती है, समान होती है। और ध्रुवों पर और जाते हैं तो 6 महीने का दिन और 6 महीने की क्या होती है, रात होती है। इस कारण हमें, तो यह मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण एक ही है, वह है परिक्रमण गति। इसी के कारण ही दिन और रात की अवधि में क्या होता है, परिवर्तन। जहां जहां पर भी दिन और रात की अवधि में परिवर्तन होगा, उन सब का कारण क्या होगा, पृथ्वी की परिक्रमण गति होगा। और वर्ष का बनना, ऋतु परिवर्तन, वो आपसे लिख सकता है मौसम परिवर्तन हो रहा है या ऋतु परिवर्तन हो रहा है या दिन रात की अवधि में जो परिवर्तन हो रहा है। तो जितने भी प्रभाव होंगे वह सब किस पर डिपेंड करेंगे, पृथ्वी की परिक्रमण गति, या जिसे हम क्या कहते हैं, वार्षिक गति पर निर्भर करेगा।
घूर्णन गति पर केवल एक ही प्रभाव है, वह है दिन और रात का बनना। शेष सभी प्रभाव किस पर निर्भर करते हैं? पृथ्वी की परिक्रमण या वार्षिक गति पर निर्भर करते हैं। यह भी हमें एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करते हैं कि सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी परिक्रमा करती है तो इसके कारण कुछ विशेष स्थितियां बनती हैं। दो स्थितियों की हमने बात की है, एक तो उपसौर और एक अपसौर। उपसौर में सबसे निकट होगा, अपसौर में सर्वाधिक दूर होगा। लेकिन कुछ और विशेष स्थितियां बनती हैं जिसको हम कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति, बसंत विषुव और शरद विषुव कहते हैं। तो उनको लेके भी हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए यह है सूर्य, सूर्य। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि सूर्य जब कर्क रेखा, यह है कर्क रेखा, जिसे हम बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कि जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, तो इस स्थिति को हम बोलते हैं कर्क संक्रांति। कि कर्क संक्रांति क्या है? कर्क संक्रांति का मतलब है सूर्य का कर्क रेखा पर सीधा चमकना। और जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा तो इस भाग में, यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर में जो है कौन सी ऋतु होगी? ग्रीष्म ऋतु होगी। कौन सी ऋतु होगी? ग्रीष्म ऋतु होगी। और जब ग्रीष्म ऋतु होगी तो इस यह भूमध्य रेखा के जो उत्तर में, इसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। यह पूर्व में हम पढ़ चुके हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। यह भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा का जो उत्तर में भाग है यह कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। और जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? कर्क संक्रांति। उस समय जो है इस उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी? ग्रीष्म ऋतु होगी। और ग्रीष्म ऋतु में आपने देखा होगा कि दिन बड़े होते हैं और जबकि रातें क्या होती है? छोटी होती है। इसका मतलब है कि कर्क संक्रांति के दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी। अब प्रश्न यही पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात कब होगी? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन या सबसे छोटी जो रात होगी वह होगी कर्क संक्रांति के दिन। कब होगी? कर्क संक्रांति। अब प्रश्न आता है कर्क संक्रांति कब होती है? तो कर्क संक्रांति होती है 21 जून को। 21 जून
जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और इस वर्ष का जो है 21 जून 2020 हमारे लिए एक विशेष प्रकार से था, क्योंकि इस दिन जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी कि वलयाकार जो है सूर्य ग्रहण हुआ था, जिसे डायमंड रिंग या फायर रिंग की क्या दी गई थी, संज्ञा दी गई थी, जहां जहां पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ। तो यही प्रश्न हमारा बन सकता है, 21 जून को पूछा जा सकता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन कब होगा। तो सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। क्यों होता है? क्योंकि इस समय जो है सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, और सूर्य का कर्क रेखा पर सीधा चमकना कर्क संक्रांति कहलाता है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में जो है दिन क्या होते हैं, बड़े होंगे, और सबसे बड़ा दिन होगा जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा, यानी 21 जून को। और सबसे छोटी क्या होगी, रात होगी। अब यही प्रश्न राजस्थान से पूछा जाता है, क्योंकि जब कर्क संक्रांति की स्थिति होगी और कर्क रेखा हमारे राजस्थान से गुजरती है, तो प्रश्न हमारा यहीं से पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कब होगा। तो देखिए राजस्थान के संदर्भ में क्या प्रश्न बनता है कर्क संक्रांति का। तो यहां हमारा राजस्थान, और यहां है कर्क रेखा। अब 21 जून की बात करें, जब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा, तो यह स्थिति क्या बनेगी, कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति का मतलब है सूर्य एकदम लंबवत सीधा चमकेगा, कहां, कर्क रेखा पर। और जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा, उस समय जो है कर्क रेखा पर यदि जो होगा वहां सूर्य का तापमान ज्यादा मिलेगा, सूर्य अधिक समय तक दिखाई देगा। इसीलिए जब कर्क संक्रांति होगी तो राजस्थान में जो है सबसे बड़ा दिन, आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कब होता है, कर्क संक्रांति या 21 जून को। दूसरा, जब दिन बड़ा होगा तो रातें क्या होगी, छोटी होगी। तो दूसरा प्रश्न बनता है कि राजस्थान में सबसे छोटी रात कब होगी। तो राजस्थान में सबसे छोटी रात है वह होगी 21 जून को, यानी कि कर्क संक्रांति को। और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और बनता है कि 21 जून को यदि कोई व्यक्ति, 21 जून को कोई भी एक व्यक्ति यदि कर्क रेखा पर खड़ा है, यहां कोई व्यक्ति कर्क रेखा पर खड़ा है, यानी कि बांसवाड़ा में यदि खड़ा है, तो सूर्य इसके लंबवत चमकेगा, एकदम सूर्य एकदम क्या चमकेगा, लंबवत चमकेगा। और जब सूर्य एकदम लंबवत चमकेगा तो इसकी जो है परछाई वह सबसे छोटी बनेगी, इसकी परछाई क्या बनेगी, सबसे छोटी बनेगी। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, प्रश्न पूछा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति बांसवाड़ा में खड़ा है तो उसको अपनी परछाई दिखाई नहीं देगी। तो देखिए यदि कोई व्यक्ति, यहां कोई व्यक्ति बांसवाड़ा में खड़ा है, बांसवाड़ा में खड़ा होने का मतलब तात्पर्य यह कहां पर खड़ा है, कर्क रेखा पर यदि खड़ा है तो उसको अपनी परछाई कब नहीं दिखाई देगी, 21 जून को जो है उस व्यक्ति को अपनी परछाई दिखाई नहीं देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी, क्योंकि सूर्य एकदम सीधा लंबवत चमकेगा तो उसकी परछाई उसके पैरों में बनेगी, जो कि सबसे छोटी परछाई होती है। तो प्रश्न दूसरा यहां से बन सकता है कि राजस्थान में सबसे छोटी परछाई कब बनती है। तो राजस्थान में सबसे छोटी परछाई बनती है 21 जून को दोपहर 12 बजे,
जो सूर्य एकदम लंबवत होगा तो बांसवाड़ा में कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा, और जब बांसवाड़ा में कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा तो उस व्यक्ति को अपनी परछाई दिखाई नहीं देगी। तो 3 प्रश्न बन सकते हैं कि राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कब होगा, यानी दिन की अवधि सबसे ज्यादा कब होती है, तो 21 जून को होगी। और जब दिन बड़े होंगे तो रातें अपने आप क्या होगी, छोटी होगी। तो राजस्थान में सबसे छोटी रात कब होती है, 21 जून को होती है। स्थिति पूछा जाता है तो कर्क संक्रांति होती है। अब इसको कर्क संक्रांति क्यों कहते हैं, क्योंकि कर्क रेखा का जो निर्धारण किया गया इसके पीछे एक रीजन है, वह है कि 14 जून से 14 जुलाई, 14 जून से 14 जुलाई के मध्य सूर्य जो है वह कर्क राशि से गुजरता है। किससे गुजरता है, कर्क राशि से गुजरता है। और 21 जून है, जब 21 जून को सूर्य जब जिस अक्षांश पर चमकता है उस अक्षांश को क्या नाम दिया गया, कर्क रेखा नाम दिया गया। उस समय जो है सूर्य की स्थिति उस अक्षांश रेखा पर क्या रहती है, लंबवत या सीधी रहती है। और कर्क राशि से गुजरने के कारण यह रेखा क्या कहलाई, कर्क रेखा कहलाई। क्योंकि हम राशि के अंतर्गत भी पढ़ते हैं कि कुल 12 राशियां होती है और महीने भी क्या होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो परिक्रमण गति राशियों के अनुसार भी हम लोग बात करते हैं। तो 14 जून से 14 जुलाई के मध्य जब सूर्य कर्क राशि से गुजरता है तो 21 जून को उसकी स्थिति एकदम 23.5 डिग्री जो है अक्षांश पर सीधी और लंबवत होती है। इसीलिए उस अक्षांश को जो है कर्क रेखा क्या देगी, संज्ञा देगी। इसीलिए हम 23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, क्योंकि उस समय 21 जून को सूर्य कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश पर सीधा चमकता है। और उस स्थिति को कहा जाता है कर्क संक्रांति, यानी उस अक्षांश को नाम दिया गया कर्क रेखा। और सीधा चमकना सूर्य का जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सीधा चमकना क्या कहलाता है, कर्क संक्रांति कहा जाता है। तो हमारे यहां से 2 प्रश्न बन सकते हैं कि कर्क रेखा किसे कहते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं कर्क रेखा। और कर्क संक्रांति किसे कहते हैं, सूर्य का कर्क रेखा पर सीधा चमकना। अब यह कब चमकता है, 21 जून को। तो राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कब होगा, 21 जून को। सबसे छोटी रात कब होगी, 21 जून को। और राजस्थान में सबसे छोटी परछाई सबसे छोटी परछाई कब बनेगी, तो वह भी कब बनेगी, 21 जून को। यहां इसको पूछा जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति बांसवाड़ा में खड़ा है तो उसे अपनी परछाई दिखाई नहीं देगी। तो कब दिखाई नहीं देगी, 21 जून को, या कर्क संक्रांति को दिखाई नहीं देगी। क्लियर। इस तरह से एक स्थिति होती है कि जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट चीज हमसे पूछी जाती है, वह क्या है कि जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा तो उसका अधिकतम जो है प्रकाश कहां पर मिलेगा, सूर्य का जो है अधिकतम जो है यहां तक प्रकाश मिलेगा। यहां तक का मतलब है उत्तरी ध्रुव। कहां तक मिलेगा, उत्तरी ध्रुव तक, यानी कि 23.5 सीधा है, इसका प्रकाश यहां तक रहेगा। कहां तक रहेगा, उत्तरी ध्रुव तक रहेगा। इसीलिए प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि 21 जून को सूर्य किस जगह अस्त नहीं होता है। तो देखिए 21 जून को सूर्य उत्तरी ध्रुव पर अस्त नहीं होता है, क्योंकि 21 जून जो उत्तरी ध्रुव है वहां एक बिंदुवत है, एक बिंदु है। इसीलिए पूरे दिन 24 घंटे वहां सूर्य जो है चमकता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए जो है प्रश्न बन सकता है कि बड़े कंपटीशन में प्रश्न पूछा जा सकता है। वैसे यह यूपीएससी में बहुत बार पूछा गया है कि निम्न में से किस स्थिति में उत्तरी ध्रुव पर सूर्य अस्त नहीं होगा। 21 जून को कर्क संक्रांति के दिन उत्तरी ध्रुव पर जो है सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। और एक और प्रश्न यहां से बनते हैं जो पूछा जाता है कि मध्य रात्रि के सूर्य उदय का देश किसे कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा नॉर्वे को, नॉर्वे को हम मध्य रात्रि के सूर्य उदय का देश कहते हैं।
मध्य रात्रि के सूर्योदय का देश। मध्य रात्रि के सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? नॉर्वे को कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि नॉर्वे की जो स्थिति है वह इस उत्तरी ध्रुव के क्या है? पास में। और उत्तरी ध्रुव के पास में होने के कारण हम कहते हैं कि 21 जून को उत्तरी ध्रुव पर जो है सूर्य अस्त नहीं होता है। इसका मतलब है कि 21 जून को रात को 12 बजे यानी मध्य रात्रि में भी नॉर्वे में आपको सूरज क्या है? दिखाई देता है। इसीलिए नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य उदय का देश कहते हैं। यह तो छोटे कंपटीशन में, बड़े कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि किस देश में कब मध्य रात्रि को सूर्य दिखाई देता है, तो नॉर्वे में कब दिखाई देगा? 21 जून को। 21 जून को नॉर्वे में मध्य रात्रि को सूर्य उदय होता है। इसीलिए नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य उदय का देश कहते हैं। और कब दिखाई देगा? स्थिति पूछी जाती है तो कर्क संक्रांति, और यदि आपसे दिनांक पूछी जाती है तो 21 जून को जो है नॉर्वे में रात को 12 बजे सूर्य उदय दिखाई देता है। और उत्तरी ध्रुव पर जो है कभी भी जो है सूर्य अस्त 21 जून को नहीं होता है। यह दोनों ही बड़े कंपटीशन के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और छोटे कंपटीशन में जब हम पढ़ते हैं तो देशों के उपनाम के अंतर्गत पूछा जाता है कि मध्य रात्रि के सूर्य उदय का देश किसे कहते हैं, तो नॉर्वे को कहते हैं। तो यह थी हमारी एक स्थिति कि जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, और इसे कर्क संक्रांति, तो इसका राजस्थान के संदर्भ में देखिए यह ध्यान रखना कि जब कर्क संक्रांति होगी तो उत्तरी गोलार्ध में जो है बड़ा दिन और छोटी रात होगी। और राजस्थान भी हमने पढ़ा था अक्षांशीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। इसका मतलब 21 जून को जो उत्तरी गोलार्ध में स्ट्रक्चर होगा, जो विशेषताएं होगी, जो प्रभाव होगा, वही प्रभाव हमारे राजस्थान पर भी होगा। एक तो ये। दूसरी स्थिति आती है मकर संक्रांति। देखिए बात करते हैं मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति क्या है? यह सूर्य यह है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे हम बोलते हैं मकर रेखा। यह है भूमध्य रेखा, और यह है दक्षिणी गोलार्ध। यह है उत्तरी गोलार्ध। अब देखिए जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकेगा, यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर सीधा चमकता है, तो इस स्थिति को कहा जाता है मकर संक्रांति। यानी मकर संक्रांति का मतलब है सूर्य का मकर रेखा पर या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर सीधा चमकना। अब यह स्थिति कब बनती है? यह स्थिति बनती है 22 दिसंबर को। कब बनती है? 22 दिसंबर को हम क्या बोलते हैं? मकर संक्रांति होती है। और इस समय सूर्य का जो है प्रभाव कहां रहता है? दक्षिणी गोलार्ध में रहता है, उत्तरी गोलार्ध पर इसका प्रभाव नहीं रहता है। इसलिए मकर संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है।
और जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होगी तो प्रश्न बनेगा कि राजस्थान में क्या स्थिति होगी। तो राजस्थान भी उत्तरी गोलार्ध में है, इसीलिए राजस्थान में भी जो है सबसे बड़ी रात होगी और सबसे छोटा क्या होगा, दिन होगा। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान में सबसे बड़ी रात कब होती है। तो सबसे बड़ी रात होती है 22 दिसंबर को, यानी कौन सी स्थिति में, मकर संक्रांति की स्थिति में। अब कहते हैं कई स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर मकर संक्रांति तो हम 14 जनवरी को मनाते हैं। तो देखिए 14 जनवरी की मकर संक्रांति और इस मकर संक्रांति में क्या अंतर है, हम उसकी बात करते हैं। कि हमने कहा था पहले ही जब हमने कर्क संक्रांति पढ़ी थी उस समय हमने बात की थी कि 14 जून से 14 जुलाई के मध्य सूर्य जो है कर्क राशि से जो है गुजरता है। इसमें जो है बात करें 14 दिसंबर से 14 जनवरी 14 दिसंबर से 14 जनवरी के मध्य सूर्य मकर राशि से गुजरता है। किस राशि से गुजरता है, मकर राशि से जब गुजरता है तो 22 दिसंबर को जो है वह 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर सीधा चमकता है, लंबवत चमकता है। इसीलिए इस रेखा को मकर रेखा कहा गया है। और इसीलिए सूर्य की स्थिति के सापेक्ष यह क्या होगी, मकर संक्रांति होगी। लेकिन जब हम मकर संक्रांति कब मनाते, 14 जनवरी जो है वह राशि के अनुसार है, क्योंकि उस समय जो है 14 दिसंबर से 14 जनवरी के बाद में जो है सूर्य मकर राशि को पार करके अन्य राशियों में जो है प्रवेश करता है। तो इसीलिए हम अंतिम दिन को जो है सूर्य का मकर राशि के अंतिम दिन को जो है हम क्या कहते हैं, मकर संक्रांति के रूप में कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, नक्षत्र राशियों के अनुसार। जबकि सूर्य की स्थिति के अनुसार हम मकर संक्रांति कब मनाते हैं, 22 दिसंबर को है। क्यों मनाते हैं, क्योंकि जब सूर्य मकर राशि के अंतर्गत जो है 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक जब गुजरता है मकर राशि से, तो 22 दिसंबर को जो है वहां 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर एकदम लंबवत या सीधा चमकता है, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा क्या होता है, दिन, और सबसे छोटी क्या होती है, रात। और उत्तरी गोलार्ध में उस दिन सबसे बड़ी रात होती है और सबसे छोटा क्या होता है, दिन होता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है उस समय, शीत ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में उस समय कौन सी ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी। तो हमें राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाएगा कि जब मकर संक्रांति होगी तो राजस्थान में क्या प्रभाव होगा। तो राजस्थान में दिन जो है सबसे छोटा होगा और रात सबसे क्या होगी, बड़ी होगी। अब देखिए यहां से एक और स्थिति बनती है, क्या बनती है कि यहां से रहेगा तो सूर्य का इधर क्या रहेगा, तिरछापन रहेगा। क्या रहेगा, तिरछापन। और जब सूर्य का तिरछापन रहेगा तो यह सीधा सा है कि परछाई भी क्या बनेगी, लंबी बनेगी। तो यहां से एक और बन सकता है कि राजस्थान में सबसे लंबी परछाई, राजस्थान में सबसे लंबी परछाई कब बनती है, तो वह बनती है 22 दिसंबर को। अब वैसे तो देखा जाए जब सूर्य उदय होता है या सूर्यास्त होता है उस समय हमारी परछाई काफी लंबी तक होती है, क्योंकि सूर्य का क्या रहेगा, तिरछापन। लेकिन यदि सूर्य लंबवत चमकता है, पृथ्वी पर एकदम लंबवत चमकेगा, तो राजस्थान में सबसे लंबी परछाई कब बनेगी, तो वह बनेगी 22 दिसंबर को। और सबसे छोटी परछाई कब बनेगी, तो वह बनेगी 21 जून को, जो कि कर्क संक्रांति का अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसलिए दोनों ही स्थितियां, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से राजस्थान के संदर्भ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार यह पूछी जाती है। इसके अलावा दो स्थितियां और बनती है, हम उनकी भी बात करते हैं। वो कौन सी दो स्थितियां, एक कहलाती है बसंत विषुव और एक कहलाती है शरद विषुव। तो अब पहले हम बात करते हैं बसंत विषुव की।
अब बसंत विषुव क्या है, देखिए, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध से, यानी कि जब सूर्य उत्तरायण से भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है तो इस स्थिति को कहा जाता है विषुव। यानी कि सूर्य का भूमध्य रेखा पर सीधा चमकना क्या कहलाता है, विषुव। और इसीलिए भूमध्य रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा क्यों कहते हैं, विषुव का अर्थ होता है सूर्य का सीधा चमकना, और जो सूर्य जो है वह भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश पर सीधा चमकता है। इसीलिए भूमध्य रेखा को हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। तो क्लियर हो गया विषुवत रेखा क्यों कहते हैं, क्योंकि विषुव का अर्थ होता है सूर्य का सीधा चमकना। कहां सीधा चमकना, 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा पर सीधा चमकना कहलाता है विषुव। और जिस रेखा पर जो है चमकता है उसे कहा गया है विषुवत रेखा। अब विषुव जब सूर्य उत्तरायण से, यानी कि उत्तरी गोलार्ध से जब सीधा चमकता है, उत्तरायण से चमकता है, तो उस समय हमारे यहां कौन सी ऋतु होती है, बसंत ऋतु होती है। इसलिए इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, बसंत विषुव कहते हैं। बसंत विषुव का मतलब होता है कि सूर्य का उत्तरायण से भूमध्य रेखा पर सीधा चमकना, वह कहलाता है बसंत विषुव। और यह जो है दिन आता है 21 मार्च को, यानी 21 मार्च को जो है सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। और वैसे तो सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, लेकिन 21 मार्च को उत्तरायण से जो है भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। तो इस दिन पूरे विश्व में, विश्व की बात करें यानी पृथ्वी पर दिन रात की अवधि, दिन रात की अवधि समान होती है। यानी कि बसंत विषुव यानी 21 मार्च को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होंगे तो यही प्रश्न राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाता है कि राजस्थान में दिन और रात की अवधि बराबर होगी कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति या बसंत विषुव। तो देखिए राजस्थान में बसंत विषुव के समय राजस्थान में भी दिन और रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है पहला तो विषुव क्या होता है। विषुव का मतलब होता है सूर्य का भूमध्य रेखा पर या 0 डिग्री अक्षांश पर सीधा चमकना कहलाता है विषुव। बसंत विषुव, बसंत विषुव यानी 21 मार्च को, यानी 21 मार्च को सूर्य उत्तरायण से भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है और इस स्थिति को हम बसंत विषुव के नाम से जानते हैं। और इसका क्या प्रभाव होगा कि दिन और रात की अवधि क्या रहेगी, बराबर रहेगी। यानी कि 12 घंटे का दिन होगा तो 12 घंटे की क्या रहेगी, रात रहेगी। इसीलिए जो है प्रश्न बनता है कि राजस्थान में दिन और रात की अवधि कब बराबर होगी, तो राजस्थान में बसंत विषुव यानी 21 मार्च को जो है दिन और रात की अवधि बराबर होगी। इसी तरह से एक और स्थिति बनती है जिसे हम बोलते हैं शरद विषुव। शरद विषुव भी वैसे ही है जैसे विषुव चमकेगा, लेकिन शरद विषुव में जो है सूर्य दक्षिणायन से जो है भूमध्य रेखा पर सीधा चमकेगा। तो एक और बात करते हैं हम शरद विषुव की, कि शरद विषुव कब बनेगा। कि यहां सूर्य जब दक्षिणायन से भूमध्य रेखा पर दक्षिणायन से भूमध्य रेखा पर जब सीधा चमकता है तो इसे कहा जाता है शरद विषुव। शरद विषुव क्यों कहते हैं, क्योंकि उस समय हमारे भारत में जो है कौन सी ऋतु होती है, शरद ऋतु होती है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, शरद विषुव कहते हैं। और यह आती है 23 सितंबर को, 23 सितंबर को। और 23 सितंबर को शरद विषुव की स्थिति में भी पूरी पृथ्वी पर
पृथ्वी पर दिन रात कैसे होंगे? समान होंगे। यानी दिन और रात की अवधि क्या होगी? समान होगी। और जब पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होगी तो राजस्थान में भी दिन और रात की अवधि क्या होगी? समान होगी। तो प्रश्न यहां से एक और बन सकता है कि राजस्थान में दिन और रात बराबर होते हैं कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति, बसंत विषु, शरद विषु। ए और बी और सी और डी, या ए और डी। तो देखिए दिन और रात की अवधि समान होगी वहां 21 मार्च को यानी बसंत विषु में भी होगी और 23 सितंबर को शरद विषु के दिन भी राजस्थान में दिन और रात की अवधि समान होगी। पृथ्वी पर भी दिन और रात की अवधि समान होगी। यदि पूछा जाए सबसे बड़ा दिन कब होगा राजस्थान में, तो सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून कर्क संक्रांति। और सबसे छोटा दिन कब होगा, तो राजस्थान में सबसे छोटा दिन होगा वह होगा मकर संक्रांति 22 दिसंबर। और कब राजस्थान में दिन और रात की अवधि बराबर होगी, तो 21 मार्च बसंत विषु और 23 सितंबर शरद विषु के दिन राजस्थान में दिन और रात की अवधि बराबर होगी। तो ये थी हमारे राजस्थान में यानी सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति, जिसमें हमें एक तो घूर्णन गति से पूछा जा सकता है सूर्योदय, सूर्यास्त और दिन में सूर्य सबसे लंबवत कहां चमकेगा और उसका क्या प्रभाव होगा। दूसरा पूछा जा सकता है परिक्रमण गति, और परिक्रमण गति के कारण कौन कौन सी स्थितियां बनती हैं। उपसौर को पूछा जा सकता है, अपसौर को पूछा जा सकता है, कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति, बसंत विषु और शरद विषु को पूछा जाता। तो यह था आज का एक छोटा सा टॉपिक सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। से नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।